नमस्कार, मैं रवीश कुमार, मेरे साथ वृंदा हैं। हम लोग रोज़ तरह तरह से अलग अलग सोर्स से न्यूज़ को देखते हैं और उन खबरों से गुजरते हुए हमारे भीतर जो प्रतिक्रिया होती है, हताशा, निराशा, बहुत जोश, उम्मीद, उन सब सब के कुछ। बारे में हम सोच रहे थे कि थोड़ी बातचीत करें। नई सड़क, रवीश कुमार नई सड़क पर हम चाहते हैं कि बातचीत के इस सिलसिले को हम बढ़ाते रहें किसी तरह से, और इसी क्रम में हम दोनों का तालमेल भी बन जाएगा और बातचीत होती के जो रहेगी। सुर हैं हाँ। वो सधते रहेंगे। तो अक्सर व्हाट्सअप जब मैं सुबह सुबह खोलता हूँ तो कई जगहों से संदेश आए होते हैं और उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार समझ में नहीं आता कि एक यूट्यूबर के तौर पर क्या हम सभी संदेशों के साथ को लेकर कवरेज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दिल बहुत दुखता है, बैठ जाता है कि किसी को ना कहना है। मैं अक्सर साफ साफ ना कह देता हूँ कि हाँ, ये बड़ी बात तो है मगर हम कर नहीं सकते हैं। इसके लिए रिपोर्टिंग की जिन शर्तों की ज़रूरत है वो हम अपनी तरफ से पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज एक तस्वीर मेरे व्हाट्सएप पर आई और लिखा हुआ था, यही वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है कि 120 साल की मुकनिया देवी, उम्र की पुष्टि हम नहीं कर सकते मगर मुकनिया देवी इस तस्वीर में काफ़ी बुज़ुर्ग तो लग रही हैं और उनकी थाली भी बहुत कुछ कहना चाहती है। बहुत बुज़ुर्ग लग रही हैं। पटना में एक जगह है नक्टा दियरा, पटना का ही एक हिस्सा है वृंदा, और वहाँ पर अफजल गए थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने ये तस्वीर ली और भेज दिया उन्होंने, बस मुझे कुछ कहा नहीं, बस ऐसे ही उन्होंने शेयर करना चाहा होगा। पर वो एक न्यूज़मैन के तौर पर वो तस्वीर मुझे खटकने लग गई और मैं उसके बारे में काफ़ी सोचने लगा कि मुकनिया देवी ने आज किस तरह की खबरें देखी होंगी, खाना खाने से पहले, नाश्ता करने से पहले, या कल उन्होंने वंदे मातरम पर जो बहस हुई वो सुनी या नहीं सुनी, पिछले एक महीने से भारत के बारे में किन किन खबरों से वो गुजर रही हैं, उनकी ज़िंदगी बिना AQI, इंडिगो और बिना ईडी या बिना CBI, इन सब के कैसे गुजर रही है। तभी एक दूसरी तस्वीर आती है कि एक छोटा बच्चा उसी गांव में एक थाली लेकर जा रहा है। तो मैंने जब क्लोजअप किया तो देखा कि थाली में गोबर है, तो वो गोबर लेकर जा रहा है। मैं देख फिर रही हूँ मैं, तस्वीर। हाँ, यही वो तस्वीर है। फिर मैं सोचने लगा कि हम जिस विकसित भारत बनाने की बात करते हैं 2030, 35, 37 में, उसमें जब ये बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, शायद तब 18, 22, 25 साल का होगा, उसके लिए क्या जगह होगी, और जब इसकी अगली संतानें आएंगी उसके लिए क्या जगह होगी किस विकसित भारत में। और इसके जब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया ने AI को बदल दिया, AI के कारण जो पहले से कंप्यूटर सेक्टर में इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी ख़त्म होने वाली है, इनकी तो अभी शुरू भी नहीं हुई, तो ये बच्चे कैसे इस पूरे प्रोसेस में भागीदारी कर रहे हैं। इस तरह के लोग जो आज के दिन नाव से पटना जा रहे हैं या पटना से अपने दियारा क्षेत्र के गांव में जा रहे हैं, इन लोगों ने आज किस तरह की खबर देखी होगी दुनिया के बारे में कि चीन ने अपने निर्यात में कैसे दुनिया के सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है, और स्टारलिंक्स का मसला क्या है, या NIA को लेकर जो खबर छपी है वायर में, उसका मसला क्या है, क्या इन लोगों को पता है, क्या ये लोग बिना सूचना के लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा टकराने लगा, परेशान हो गया कि लोकतंत्र में नागरिक होने की शर्त क्या होनी चाहिए, क्या उस शर्त में शिक्षा और सूचना अनिवार्य होनी चाहिए, तब तो सूचना की पवित्रता, उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, इनके हाथ में नहीं है, तो इनको हम क्यों दोष दें। तो इन सब सवालों को हम सोचने लगे कि क्या इन लोगों को जो नाव से इस वक्त पटना पार कर रहे हैं, पटना जा रहे हैं गंगा पार करके, पता है ठीक ठीक कि लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर होता है। लोकतंत्र जिस शब्द का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कि भारत एक महान लोकतंत्र है, उसका इनके लिए क्या मतलब है। इन्होंने ज़रूर वोट दिया होगा मगर वोट देना ही लोकतंत्र में भागीदारी का एक मतलब हो सकता है, एकमात्र मतलब तो नहीं हो सकता है। तो मैं यही सोच रहा था कि हम जिनके लिए वीडियो बनाते हैं, क्या हम लोगों तक पहुंच पाते हैं, क्या लोग हमारे तक पहुंच पाते हैं, क्या सूचनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा निराश भी होने लगा था कि सारी मेहनत जा कहाँ रही है। असल में ये कई सारे सवाल हैं मुझे लगता है, और
आप सूचनाओं की बात कर रहे हैं कि किसका कंट्रोल है सूचना के ऊपर, कौन सूचना को कैसे कंज्यूम कर रहा है, कौन उसके साथ कैसे एंगेज कर रहा है, हम न्यूज़ के साथ संसद में क्या हो रहा है और सड़कों पे क्या हो रहा है उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि ऐसे लोग आपको हैरान भी कर देते हैं जिनके बारे में आप एक तस्वीर देखकर हमें लगता है कि क्या उन तक ये बातें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ का केस देखिए, वहाँ पे हसदेव के जंगलों को साफ किया जा रहा है, वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, बहुत महीने से चल रहा है, उससे लेकर कुछ कवरेज हुई भी है, लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम में देखेंगे तो कवरेज नहीं हुई है। तो एक उसमें दो पहलू हैं, एक तो ये है कि उन लोगों तक सूचनाएं कैसे पहुंची हम नहीं जानते कि उन्हें ये जानकारी मिली कि उनके जंगलों पर प्रहार होने जा रहा है और वो लोग वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें कवरेज नहीं मिली, उसके बावजूद वो लोग अभी तक उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सूचनाओं के अभाव में लोगों ने अपनी जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी थी वो नहीं निभाई। क्योंकि अगर हम सोचें, जो लोग उन जंगलों में रहते हैं, उन जंगलों के सहारे रहते हैं, वो जानते हैं कि जंगल को सिर्फ साफ कर देना विकास नहीं होता है। एक जंगल को बनने में कई साल लगते हैं, कई सैकड़ों साल लग जाते हैं ना। एक जंगल में सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, एक जानवर नहीं होता, एक ही तरह की घास नहीं होती, एक ही तरह का फूल नहीं होता। तो एक जंगल को बनने में, उसको पनपने में बहुत सारे साल लगते हैं और उसको बचाने के लिए भी उतने ही सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो मतलब जैसे ये फोटो मैं देख रही हूँ कि हम सोचते हैं कि इनकी फोटो हम तक आई है कि इनकी क्या शायद इस लोकतंत्र में कोई भूमिका नहीं है। हो सकता है नेता भी ये सोचते हो कि इन तक सूचना नहीं पहुंच रही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इन्हें अचानक इनके ऊपर एक SIR जैसी एक्टिविटी थोप सकते हैं और इन्हें अपने आधार कार्ड लेके जगह जगह जाना होगा और वो करना होगा जो भी इन्हें कहा जाएगा। लेकिन जैसे विकास के नाम पर कोई योजना लोगों को उजाड़ने आती है तो कभी कभी ये भी होता है कि लोग उतनी ही तेजी से समझ भी जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या गेम चल रहा है। जरूरी नहीं है कि हर सूचना एक पैकेज में हमारे तक आए। हाँ, है ना। सूचनाओं का हम तक पहुँचने का तरीका जो है वो बड़ा अलग अलग तरीके से हो सकता है। हमारे गानों में भी सूचनाएं पुरानी, एक आपके पास ट्रेडिशनल विजडम आ सकती है, आप अपने आसपास के गली मोहल्लों में देखकर आपको सूचना आप बटोर सकते हैं और अपने आसपास की एक समझ बना सकते हैं। तो इसी तरह हम एक देख रहे हैं हसदेव के जंगलों का प्रोटेस्ट हो रहा है, एक हम देख रहे हैं कि नागपुर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी तरह पहाड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, होते रहे हैं, हिमाचल में हुए हैं। हमने देखा था मुंबई में आर्य कॉलोनी को लेकर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, है ना। वो एक अलग तरह का, एक अलग स्पेस का, एक अलग पढ़े लिखे नौजवानों का, हाँ, है ना। अब वो लोग अशोका से पढ़े हैं, डीव से पढ़े हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हसदेव में भी उसी तरह का एक एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट हो रहा है जिसके प्रोटेस्टर्स जो है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़कर नहीं आए, लेकिन उनमें उस चीज की समझ है, उस सूचना का कंट्रोल उनके हाथ में। वो क्या रहा है, मतलब इनके प्रोटेस्ट का, एक तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, जो कर रहा है आपको लगता है कि कोई असर होता हुआ हम लोग अपने कवरेज में देख पाते हैं कि हाँ लोगों ने प्रदर्शन किया तो सरकार पीछे हटी? ये एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अब देखिए, जैसे अब हमने इंडिगो का केस देखा तो उसमें कुछ यात्री बोल रहे हैं, अपने से आगे आकर अपनी बात कह रहे हैं, या फिर उन तक मीडिया के कुछ लोग बाद में पहुंचे भी, लेकिन ऐसा भी लगता है कि उनमें अब वो गुस्सा नहीं है उस व्यवस्था के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ जो उन्हें मजबूर कर रहा है एक तरह से इस प्रोसेस से गुजरने के लिए। आप मतलब एक पूरे ग्रुप का एक कलेक्टिव एंगर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिमांड, एक अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की जवाबदेही हो, हमें बताया जाए कि हम यहाँ पर क्यों पहुँचे, किसकी गलती की वजह से, क्या सरकारें ध्यान नहीं दे रही थी, क्या कंपनीज को एक फ्री हैंड मिला हुआ था, तो हम कैसे यहाँ पर आए हैं, उसका सवाल तो नागरिक को ही करना पड़ेगा। तो फिर सवाल है कि क्या अब नागरिक भी एक दिन ये कह देंगे कि भाई हम नागरिक नहीं हैं, हमारी तरफ आप मत देखिए और हमसे अब ये मत उम्मीद करिए कि हम हर गलत चीज के खिलाफ बोलेंगे। क्योंकि इस मौके पर भी अगर हम पोल्यूशन को देखें, हम इंडिगो का क्राइसिस देखें, या गोवा में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, अगर उस मामले में भी अगर नागरिक नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? अगर हम अब भी चुप रह जाएंगे, अब भी अगर हमें गुस्सा नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? विवेक कौल ने न्यूज लॉन्ड्री में एक अच्छा लेख लिखा है, हाँ। एक सवाल को लेके
कि दिल्ली में हवा का प्रदूषण है, मगर कौन जिम्मेदार है लोगों को ठीक ठीक नहीं मालूम। कभी पंजाब के किसानों का नाम आता है, कभी कार वालों के नाम आते हैं, कभी फैक्ट्री के नाम आते हैं, तो लोगों का कोई एंगर नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन इंडिगो में यह मालूम है कि इंडिगो में है गुस्सा। उसके वो 5 कारण बताते हैं, उसमें अच्छा। 2-3 कारण जो मुझे अभी याद आ रहे हैं। एक तो वो बोल रहे हैं कि इंडिगो के केस में एक क्लियर विलन है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इंडिगो वर्सेस एयर पोल्यूशन, कि अगर इंडिगो पर इतने लोग गुस्सा कर सकते हैं, जो कुछ लाख लोगों का मामला है, लेकिन एयर पोल्यूशन तो करोड़ों लोगों का मामला है। पूरे उत्तर भारत की ये प्रॉब्लम है, सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पहला केस बताते हैं, पहला कारण बताते हैं कि इंडिगो के केस में क्लियर विलन है। दूसरा है कि इस केस के अंदर एक क्लियर विक्टिम है, जो पीड़ित है और जो विलन है। हाँ विलन है, वो दोनों आप उनको पहचान सकते हैं, आपके सामने है। फिर ये है कि इसमें जब आपको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो कई सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ेगा, गाड़ी कम चलानी पड़ेगी। तो उसका जो बेनिफिट है वो इमीडिएट है, और उससे होने वाला जो फायदा है वो आपको काफ़ी फ्यूचर में जाके दूर मिलेगा, कि आप अभी अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस कीजिए तो आगे जाकर बदलाव होगा। तो उस तरह से हम एयर पोल्यूशन के मुद्दे को लेकर उस मुद्दे को पकड़ नहीं पाते हैं ठीक से, क्योंकि कई कारणों से वो हमसे छूटता भी जाता है, और उसमें हमें पर्सनल लेवल पर इस तरह के चेंजेस, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, जो हम बतौर नागरिक हमारे लिए करना जरूरी है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं या करना नहीं इसी चाहते। से एक ट्रेंड ये भी निकल कर आता है कि हम न्यूज़ लॉन्ड्री की बात कर रहे हैं, अब हम कार्बन कॉपी की बात करेंगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबार है, न्यूज़ चैनल है, उस पर इस तरह की खबरें और बहस नहीं हैं, जबकि उस पर विज्ञापन किसका मिलता है? जनता जो टैक्स देती है, उस पैसे से सरकार गोदी मीडिया और अखबारों को सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा में देती है, विज्ञापन के लिए देती है, और उन्हें राजनीतिक दलों से भी विज्ञापन मिलता है, तो बहुत विज्ञापन मिलता है उनको। लेकिन जब जनता के पैसे से उन्हें विज्ञापन मिलता है तो थोड़ी जवाबदेही तो बनती है कि जनता के मुद्दों को उठाएंगे। जंगल कट रहे हैं, हवा में प्रदूषण है, PM 2.5 है, कोई कहीं ढंग से कवरेज तक नहीं है, उसमें जनता की आवाज़ तक नहीं है। और क्यों न्यूज़ लॉन्ड्री में विवेक कौल का लेख आता है, इन सवालों पर क्यों नहीं दूसरी जगह बात होती है? कार्बन कॉपी एक ये नई वेबसाइट है जिसपे आप जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक से एक शानदार रिपोर्ट देखते हैं, मगर कितने लोग कार्बन कॉपी तक पहुंच पाएंगे, कितने लोगों को पता है? और कार्बन कॉपी में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ कार्बन कॉपी के लिए नहीं है, वो सबके सबसे जुड़े हुए हैं। तो जो सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है वही अब आपको मुख्य धारा की मीडिया में नजर नहीं आता है। तो मीडिया ये किसके लिए कर रहा है? कौन सी चीजों को छुपाने के लिए जनता को अंधेरे में रख रहा है? जनता के पैसे से विज्ञापन लेता है और जनता का ही काम नहीं करता। तो कार्बन कॉपी की मैं चर्चा इसलिए कर रहा था कि वहां पर M राजशेखर ने 5 हिस्से में, 5 सीरीज में भारत के जंगलों, उनके घटते आकार, उनके भीतर पेड़ों के अलग अलग प्रकार के पेड़ों के कटाव को लेकर 5 सीरीज में जाकर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है, भारत के जंगलों। ये कितनी महत्वपूर्ण काम है, कि मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। वो एक से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, इन पेड़ों की पहचान करते हैं। हम नहीं जानते कि गोदी मीडिया में, अखबार में या न्यूज़ चैनल में कौन ऐसा पत्रकार है, या अखबारों ने अपने भीतर कौन से ऐसे पत्रकार को बड़ा किया है, अवसर दिया है कि वो एक जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए अच्छा रिपोर्टर बने, जिसकी रिपोर्ट पढ़कर आपको पता चले। सिर्फ वही पता ना चले कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस देश में एजेंडा के तौर पर सेट करना चाहती है, वह भी पता चले कि उनके काम से जो नतीजे हो रहे हैं, उनके फैसलों से जो चीजें प्रभावित हो रही हैं, उनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। M राजशेखर ने बहुत दिलचस्प अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैसे देहरादून का जो फॉरेस्ट सर्वे FRI है, वो संस्थान है, वो एक रिपोर्ट देता है देहरादून का कि भारत के जंगलों का विस्तार हुआ है। लेकिन जब वो एक और सरकारी संस्था हैदराबाद की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की डेटा दिखाते हैं, वो संस्था कह रही है कि 75,000 वर्ग किलोमीटर जंगलों का इलाका कम हुआ है। और देहरादून की संस्था जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो फॉरेस्ट FRI में, समझ गई, हाँ, इसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसका देखते हैं, हम देख सकते हैं। हाँ। इसमें
ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, तो हम लोग साथ साथ एक दूसरे को करेक्ट भी करते जा रहे हैं। तो एम राजशेखर ने देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई के आंकड़ों को चैलेंज किया है और बताया कि एफआरआई क्यों दिखाना चाहती है कि भारत के जंगलों का विस्तार हो रहा है, उन इलाकों में जंगलों का विस्तार हो रहा है। ये डेटा दिखाने के पीछे बढ़ा चढ़ाकर क्या मकसद हो सकता है? जबकि हैदराबाद की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है उसकी रिपोर्ट कह रही है 75,000 वर्ग किलोमीटर इलाका कम हो गया है। और एक और अमेरिका की संस्था की रिपोर्ट का वो हवाला देते हैं और बताते हैं कि जंगलों का इलाका कम हुआ है। जो प्राकृतिक रूप से कई हजार साल में जंगल बने हैं वो कम होते जा रहे हैं और ये बात हमसे छिपाई जा रही है। निकोबार को लेकर कितना आंदोलन हो रहा है। पंकज ने किताब लिखी है, हिंदी में लिखी है किताब निकोबार पर, अंग्रेजी में लिखी है। सोनिया गांधी ने उस पर लेख लिखा है, निकोबार में जो जंगल काटे जाएंगे, पेड़ों को काटा जाएगा, उस पर कोई बहस नहीं। क्या हम जानना ही नहीं चाहते? उसमें सारा सवाल जो विकास का बना दिया गया है, सारा यहाँ सवाल पर विकास का हो बना जाएगा। दिया है। और हजार साल से जो हमारे जंगल हैं, हमारे जो पेड़ हैं, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। एक बहुत दिलचस्प एम राजशेखर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में पान मसाला, हर बड़ा स्टार छद्म रूप से विज्ञापन कर रहा है पान मसाला का, लेकिन आप जानते हैं कि पान मसाला बनाने के लिए खैर का एक पेड़ होता है जो जंगलों की इकोलॉजी जो है वो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खैर के पेड़ों की कटाई हो रही है, तस्करी हो रही है। एम राजशेखर लिख रहे हैं कि जो पान मसाला का कारोबार बढ़ा है वो खैर के पेड़ काटे जा रहे हैं और बताते हैं कि हथियार, ड्रग्स, मानव तस्करी के अलावा जो चौथी बड़ी तस्करी है वो पेड़ों की है। और पेड़ों पे कहीं बात नहीं है। अभी खूब गर्मी हो जाए तो लोग पेड़ों के नीचे छिपेंगे, खूब सर्दी हो जाए तो लकड़ियां ढूंढेंगे तापने के लिए। तो उनकी जिंदगी का कोई काम पेड़ों से नहीं होता है। अगर आप धर्म जोड़ दें तो ज्ञान देने आ जाएंगे। आजकल तो गोदी एंकर भी पुजारी बन गए हैं, पुरोहित बन गए हैं और वो ज्ञान देने आ जाएंगे कि हाँ हमारे संस्कारों में यहाँ पत्ते से लेकर पेड़ का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब जंगल काटे जा रहे हैं तब कोई आवाज नहीं, क्योंकि एक कॉर्पोरेट के लिए काटे जा रहे हैं। मतलब आप हर चीज को देवी देवता बना सकते हैं, लेकिन जब आपको असल में कॉर्पोरेट से लड़ना है, जब आपको विकास के नाम पे माइंडलेस कंस्ट्रक्शन हो रहा है, माइंडलेस डेवस्टेशन हो रहा है, जब आपको तब सवाल उठाना होगा, तब आपको एक अलग तरह का और किसी सवाल का ना जवाब नहीं आता है। वो तो ना अब एम राजशेखर की रिपोर्ट एक कोने में छप गई, उसे हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, लोगों तक बातें पहुंचेंगी नहीं। लेकिन एक पत्रकार इसी दौर में चुपचाप काम कर रहा है। मगर आप देखिए कि ऐसे पत्रकारों को जिनके पास योग्यता है वो कितना अलग थलग कर दिया गया है। उनकी पीड़ा समझिए कि वे अकेले कर दिए गए हैं। इसके लिए उन्हें बहुत पैसा नहीं मिल रहा है, उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है, लेकिन फिर भी वो जंगलों पर रिपोर्ट लिखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन अलग थलग चीजों पे दिन भर गोदी मीडिया में बहस चलती रहती है। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई इतने सारे सवाल उठते हैं, इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जाते हैं। देखिए, वही आपने जब पहले कहा जवाब वाली बात, तो मैं सोच रही थी कि जैसे इस लोकसभा सत्र में और पिछले कई महीनों में चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे गए। बहुत सारे सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पूछे और आम लोगों ने, मीडिया की कितनी रिपोर्ट्स आई, लेकिन चुनाव आयोग ने ठीक से सवाल का जवाब देते हुए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आके एक तरह से बस हम पे आरोप लगाए, तो आरोप का प्रतिरोप, मतलब है ना, वो प्रत्यारोप चल रहा है। उस तरह से बातचीत को समेटने की कोशिश हो रही है। तो क्या जो इतनी सारी मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें पढ़कर क्या इन ऑफिसेज में बैठने वाले ऑफिसर्स हंसते होंगे या वो डर जाते होंगे कि कोई हमारे पैटर्न पर निगरानी बनाए हुए है, कोई देख रहा है कि हमारे सिस्टम्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं? जैसे अभी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक और रिपोर्ट आई, उन लोगों ने शानदार काम किया है। कितनी छोटी वो टीम है और कितने कम रिसोर्सेज के साथ ये टीम, नितिन सेठी और उनके कॉलीग्स की टीम जो है रिपोर्ट्स निकाल रही है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के टाइम से लगातार चुनावी प्रक्रिया पर नज़र बनाए हुए हैं। और अभी उसमें SIR के सीरीज़ बिहार के बाद एक और रिपोर्ट आई है जो आयुषी कार ने की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने ये कहा है कि हमारे पास डुप्लीकेट वोटर का पता लगाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है
वो इतना खराब है कि हमने 2023 के बाद से उसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। लेकिन उन्होंने दिखाया है, आयुषी कार ने अपनी रिपोर्ट में ही दिखाया है कि उसी सॉफ्टवेयर को 2023 तक चुनाव आयोग अच्छे से प्रमोट कर रहा था। उसी के बेसिस पर 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रिपरेशन हो रही थी कि इसमें जो डुप्लीकेट्स आएंगे उनको डिटेक्ट किया जाए, उन्हें निकाला जाए। तो आयोग के पास एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर था अभी तक। और लोग पूछ भी रहे थे जब राहुल गांधी ने हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई आप डुप्लीकेट वोटर तो आप घर बैठे पता कर सकते हैं, PDF से SIR निकाल क्यों सकते कर रहे हैं? हाँ, आप लाखों डुप्लीकेट्स कैसे सिस्टम में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो हमारा सॉफ्टवेयर खराब हो गया इसलिए हम अब 51 करोड़ लोगों को SIR से हम उनसे गुजरना पड़ेगा। तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर था उसका क्या हुआ? फिर आपने इतने पैसे लगा के इतने साल उसको यूज किया, इतने चुनावों में उसका इस्तेमाल हुआ। तो ये बहाना क्यों बनाया होगा? इसलिए कि महाराष्ट्र हरियाणा को लेकर सवाल उठाए। यही है, वो तो 2024 में ही ये सारे चुनाव हुए हैं, अभी होकर गुजरे हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ है। आप उसी को इन्हीं दोनों इलेक्शंस में, महाराष्ट्र में और एक कर्नाटका भी और अब हरियाणा, इन तीनों को लेकर राहुल गांधी ने डुप्लीकेट वोटर का सवाल उठाया है। उनका दावा है कि लाखों डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं उनकी टीम ने पाए हैं। तो अगर एक चुनाव आयोग की तरफ से ये कह दिया जाता है कि आप एफिडेविट पर हमें जानकारी दीजिए, क्या चुनाव आयोग को न्यूज़ में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी सारी बात रखी जा रही है, उसे देखकर ये नहीं लगता कि उसे खुद से एक्शन लेना चाहिए? अगर डेडलाइन चली भी गई है तो क्या अब हम डेडलाइन के हिसाब से इस लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे? ये डेडलाइन कौन दे रहा है? ये डेडलाइन इररेलेवेंट पॉइंट है। ये एक इतना डेटा जब पब्लिक स्पेस में रख दिया गया है तो अब तक चुनाव आयोग को थैंक यू बोलना चाहिए था कि आपने ये जानकारी हमें दी है कि हम देखेंगे, आगे जांच करेंगे इसमें क्या सही है क्या गलत है। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो विपक्ष के नेताओं के सवालों पर, पत्रकारों के सवालों पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा देता है और जवाब नहीं देता है। कितनी दुख की बात है। कल भी हम कह रहे थे अपने वीडियो में कि कल का मतलब 9 दिसंबर को के वीडियो में जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी कि भाई अब लोकसभा में अखिलेश यादव ने इतने उदाहरण दिए, आपको रामपुर के उदाहरण दिए, फर्रुखाबाद के उदाहरण दिए। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को हमने एफिडेविट दिया है, सब कुछ लिखित में दिया है, डॉक्यूमेंट दिया है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो कोई कहीं से सूचना नहीं आ रही है, सूचना आने पे कोई जवाब नहीं आ रहा है, किसी तरह के फैसले का बदलाव नहीं हो रहा है, खबरें कहाँ जा रही हैं। आज सुबह मेरे व्हाट्सएप में एक प्रोफेसर ने मैसेज भेजा कि वो बहुत दिनों से मुझे देखते रहे हैं, मैंने उनकी पहचान बदल दी है और दूंगा भी नहीं, पर बिहार विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला था। उन्होंने कहा कि बहुत छोटा मामला है पर आप उठाएंगे तो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आपसे बताना चाहिए। इसी तरह से लोग रोज़ बताते हैं व्हाट्सएप में। और फिर मैं मैसेज को पढ़ने लगा कि उन्होंने लिखा बहुत अच्छे से था और ये लिखा कि मैं कई वर्षों से आपको सुन रहा हूँ। ये उन्हीं की पंक्ति है कि कई बार सोचा लगा कि इतने छोटे मुद्दे को आप क्यों ही लेना चाहेंगे। चूँकि राहुल गांधी ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया है तो लिख रहा हूँ। अब देखिए, जब राहुल गांधी लोकसभा में कह रहे हैं कि आरएसएस ने यूनिवर्सिटीज़ को कैप्चर कर लिया है और जो लोग योग्य नहीं हैं, पढ़ाने के योग्य नहीं हैं, उन्हें प्रोफेसर बनाया जा रहा है, उन्हें वाइस चांसलर बनाया जा रहा है। ठीक है, वाइस चांसलर राजनीतिक तौर पे नियुक्त किए जाते रहे हैं, उसकी एक अलग प्रक्रिया है, उस पर अलग से बहस हो सकती है। लेकिन अगर ये चार्ज प्रोफेसर पे लग रहा है तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर भी कुछ खबरें छपी और वो खबरें गायब हो गई। इस तरह की खबरें छपती हैं और तेजी से गायब हो जाती हैं, किसी एक ब्लैक होल में जा रही हैं। कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है। और इतना क्या जनता जानबूझकर अपनी नजरों को मोड़ ले रही है, या जानबूझकर जनता को धर्म से, आज़ादी के पहले के मुद्दों की बहसों में, जिसे आप 4 किताबें इतिहास के घर छोड़ जाओ तो कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन आजकल हर गली चौराहे पर इस पॉलिटिक्स के कारण मिल जाते हैं। इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया। क्या दुनिया का कोई भी इतिहास स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जा सकता है संभव? नहीं, संभव किसी भी तरह से संभव नहीं। इसको अगर आप दुनिया का सारा इतिहास एक एक लाइन में भी पढ़ाना चाहें तब भी आप नहीं पढ़ा सकते। एक एक लाइन में तो पैराग्राफ तो कम से कम होना चाहिए किसी एक विषय पे।
इतने कम में आप क्या जान लेंगे? अगर स्कूल में पढ़ाया भी गया होता तो आप क्या जान लेते? इंट्रोडक्टरी होता है, उसका Introductory आइडिया ही होता वही है। होता है कि आप आगे जाकर पढ़िए, है ना। तो इस तरह की चीजें तो वो कह रही हैं कि राहुल गांधी जब बोल रहे हैं तो उसका असर क्या हो रहा है? उसका असर ये हो रहा है कि बिहार में एक प्रोफेसर सोच रहा है, अपने आसपास जो बदलाव हुआ है वो उसको देख रहा है। तो क्या ऐसा है कि वे कोर्स की पढ़ाई करा ही नहीं सकते, इसीलिए मंत्र वगैरह की बात कर रहे हैं, क्लास में परंपरा की बात कर रहे हैं, गौरव की बात कर रहे हैं? मतलब भारतीयता को समझने के लिए भी एक खास तरह की योग्यता की जरूरत है। आप सिर्फ बीजेपी आरएसएस के हैं और भारतीयता में आपको गर्व करने का अलग से आप दावा कर रहे हैं। इसी वजह से आप भारतीय दर्शन, शास्त्र, परंपरा, संस्कृति के विद्वान नहीं हो जाते हैं कि आप लाठी लेकर दावा कर रहे हैं कि आप जो कहेंगे वही सही होगा। तो फिर लोग एक बार तय कर ले। तो बात यह है कि अगर आपको परंपरा के नाम पे कॉलेज चलाना है तो हर घर को कॉलेज घोषित कर दीजिए। कॉलेज क्यों बना रहे हैं? इसके नाम पे किसी को नौकरी क्यों दे रहे हैं? आप घर ही में कीजिए, फिर बंद कर दीजिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अगर आपको नहीं पढ़ाना है। दुनिया में तो नहीं हो रहा, ये बच्चे जाएंगे कहाँ नौकरी करने के लिए? अभी जयशंकर कहीं बता रहे थे कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे भारत के बाहर के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं। तो वो ये क्यों जा रहे हैं? तो वो एक उदाहरण दे रहे हैं, प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस का कितना कंट्रोल हो गया है, एक खास जाति का कंट्रोल हो गया है। इस तरह के तबादलों में खास जाति के लोगों को ही मौका मिलता है, खास जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें पीड़ित किया जा रहा है। तब हमें समझ में आया कि एक प्रोफेसर इतना लाचार होके, इतने सारे अखबार हैं बिहार में, वहाँ नहीं ये बात कह रही है, पत्रकारों की नज़र क्यों नहीं पड़ रही है कि यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है? क्या उनका इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि आपके शहर का कॉलेज कोई अच्छे से चले? क्या उनका इंटरेस्ट इस बात में है कि धर्म और परंपरा के नाम पर पूजा पाठ का केंद्र बन जाए? पूजा के नाम पे क्या आप पढ़ाई की सारी प्रक्रिया को खत्म कर देंगे? क्या माता पिता को पता है? क्या छात्र इसके परिणामों को समझ रहे हैं? इतनी फीस, और 3 साल 4 साल देते हैं। आप जाते हैं वहाँ, आप इतना वक्त अपना बिताते हैं, और कॉलेज का जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक कॉलेज का अनुभव है, वो सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, वो कई तरह से आदमी की पर्सनैलिटी को खोलने का, खिलाने का एक तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ पर जाकर, क्योंकि हर स्टूडेंट को पता होता है कि मेरे उस प्रोफेसर को कितना आता है, कितना नहीं आता है, तो अगर वो ये देख रहा है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तो वो अपने भविष्य को लेकर भी उसके अंदर क्या विचार कर रहा है अपने बारे में, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। पढ़ाई से ज़्यादा धर्म पर फोकस ये है कि इन्हें एक बात पता है कि आप धर्म का विरोध करेंगे तो लाठी लेकर आ जाएंगे, ये हंगामा करने लग जाएंगे। चूंकि आप वो धर्म का काम वहां करने लग जाएंगे, लेबल आपके ऊपर, तो आप इस पे सवाल नहीं उठा सकते, वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए वो मैसेज को देख के लग रहा था वृंदा कि ऐसा लग रहा खबरें ना तड़प रही हैं कि पहुंचें, कहीं छप जाएं, कहीं दिख जाएं, मगर अब माध्यम जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हाँ, तो कई बार ऐसा लगा कि जैसे कोई फतिंगा होता है ना, वो उड़ कर बार बार वो ट्यूबलाइट की तरफ जाता है। हाँ, उसे लगता है कि वहाँ रोशनी है तो इसलिए वो जाता है, लेकिन जब वो ट्यूबलाइट के पास जाता है तो जलकर मर जाता है ना। तो वो रोशनी की उम्मीद में जाता है, रोशनी समझ कर जाता है, मगर वो जलकर मर जाता है। तो खबरों का भी लगता है कि कई बार यही हाल है। व्हाट्सएप में आने के बाद अगर हम वीडियो भी बना देते तो धर्म विरोधी घोषित कर दिए जाते, और वो जोर जोर से गला फाड़ के चिल्लाने लग जाते कि आप इसमें बात नहीं करेंगे। और देखिए, वही मैं इस पे, जब आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे थे, तो हमने अपने लेवल पर बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ की बात की, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से जब मेन स्ट्रीम मीडिया वो बात करता है तो वो लोगों तक पहुंचती है। जब पार्लियामेंट में गई है, ये बात उठी है, तो वो लोगों तक पहुंची है, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। हम कहीं से भी ये नहीं कह रहे हैं कि मीडिया नहीं कर सकता या करने वाले नहीं हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो अपने दम पे ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसको लोगों तक एक बड़े स्केल पर, बड़े लेवल पर उन तक पहुंचाने का काम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इतना एडवर्टाइजमेंट का पैसा इन चैनल्स को, इन न्यूज़पेपर्स को मिलता है, और वो क्या कवरेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे लेकर। और ये आरएसएस से भी पूछना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में? आप धर्म का बहाना बनाकर पूरे स्कूल कॉलेजों को कबाड़ में क्यों बदल रहे हैं? इसमें तो किसी का भी हित नहीं है ना। भारतीय दर्शन और परंपरा और संस्कृति के एक से एक विद्वान हुए हैं। हमारी लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी किताबें, उनको पढ़ने में, समझने में महीनों लगते हैं, हफ्तों पढ़ा जाता है। तो चीज़ों को देख के थोड़ा सा लगा कि नहीं, आज बात इस पे करनी चाहिए कि
और वैसे भी हम सारी खबरों को पर वीडियो तो नहीं बना सकते हैं, मुमकिन ना नहीं है। पुष्टि हम कर सकते हम हैं, बहुत तरह पर की दिल बहुत चीज- दुखता है ना। हाँ, दिल दुखता है। और कि हम नहीं कर पा रहे हैं। हम क्योंकि हम तेजपुर यूनिवर्सिटीज में ही किया, कितना यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कितना चल हो रहा रहा है, इस वक्त और दिल्ली तक कहीं कोई आवाज इवन नहीं। जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी कई तरह के मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन ये सारी बातें खत्म हो गई हैं। तो क्योंकि हम पत्रकार भी हैं, हर पत्रकार भी होता है, वो दर्शक भी होता है, वो नागरिक भी है, वो मीडिया का विश्लेषक भी है। तो हम जब न्यूज़ देख रहे हैं और उसमें क्या नहीं देख रहे हैं, उसे लेकर कई बार लगता है कि हाँ, कहीं ये बात करनी होगी। कोई सुनवाई नहीं। तभी तो तेजपुर यूनिवर्सिटी की खबर लोग चाहते हैं कि हम बनाएं उस पर वीडियो, है ना। जब हमारे पास इसका मतलब है कि वो इतने दिनों से आंदोलन कर रहे कोई देख हैं, नहीं रहा वहां है पर उस उनकी राज्य में कोई सुनवाई नहीं है, तो जनता क्या कर रही है? क्या जनता जागरूक नहीं है, सतर्क नहीं है, या जनता ने सब कुछ धर्म की राजनीति के नाम पे छोड़कर अपना हाथ पांव ऊपर कर लिया कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, जो होना होगा अपने आप हो जाएगा, जो इस देश की नियति में लिखा होगा। अब जैसे पर ऐसे तो होता नहीं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए इंडिगो को ही अगर हम वापस से उस मुद्दे को उठाएं, ये कहा जा रहा है कि टीडीपी के मंत्री हैं, इसलिए अब जो है इस चीज़ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि एविएशन मिनिस्टर कौन है, क्या कर रहे हैं, उनकी फोटोज़ आ रही हैं। हमने अपने पिछले शो में बात की थी कि कैसे एक फ़ोटो आ जाती है कि कंट्रोल रूम में बैठे हैं, कंट्रोल सेंटर में बैठे हैं, है ना। और अब वो पूछा जा रहा है कि क्या वो टीडीपी के हैं इसलिए बात हो रही है, और अगर वो बीजेपी के होते तब क्या होता। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए उड़ीसा में, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, आए दिन मालगाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी लोको पायलट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। रिपोर्ट्स आई हैं कि कितना ज़्यादा एक्सीडेंट रेट जो है वो काफ़ी बड़ा नंबर है, कई हज़ारों में पिछले 1-1.5 साल में लोगों की मौत हुई है ट्रैक्स पर, ट्रेन के एक्सीडेंट में। लेकिन जब उस पर कुणाल कामरा वीडियो बनाते तो एक रेल मिनिस्ट्री की तरफ से एक फैक्ट चेक आ जाता है। हाँ। हर चीज़ का एक फैक्ट चेक आ जाता है, हर चीज़ का एक मिसलीडिंग ठप्पा या एक तरह का एक जवाब आ जाता है। लेकिन व्यवस्था के लेवल पर क्या हो रहा है, उसे लेकर क्या मीडिया सवाल कर रहा है कि हम और अगर हम सवाल कर रहे हैं तो उसका फिर जवाब क्या मिल रहा है। फिर दूसरी बात यही है, आपने देखा, हम जब शुरू से हम जो बात कर रहे हैं आज, हम यही बात कर रहे हैं कि सवाल क्या उठाए जा रहे हैं, और अगर उठाए जा रहे हैं तो क्या जवाब आ रहे हैं, और अगर जवाब नहीं आ रहे हैं तो क्या इससे किसी को फर्क पड़ रहा है या नहीं। तो ये हम एक तरह के मैं भी बहुत सोच रहा था, कई लोग कह भी रहे थे कि अगर एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की जगह कोई और होता, जैसे पहले सिंधिया थे, हाँ, तो ज्योतिरादित्य क्या गोदी मीडिया इस तरह से सवाल पूछे सिंधिया को लेकर आक्रामक होता? मुझे लगता है नहीं होता, शायद और नहीं जिन लोगों का भी ऐसा कहना है वो इतना गलत नहीं है शायद। हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं बात में दम है, और इस पे सोचना चाहिए कि गोदी मीडिया जो कवरेज करना शुरू किया, क्या इस वजह से कि इसके मंत्री सहयोगी दल के थे। इतना एक्शन में तो देखिए आ ही गए। अब आईएएस ऑफिसर्स वहाँ जा रहे हैं, आपने इंडिगो को एक तरह का रिलैक्सेशन भी दे दिया कि आप 10% फ्लाइट्स कम चलाइए, ताकि आपने जो तैयारी पहले नहीं की थी अब कर पायलट्स ये भी कहा जा रहा है कि आई वॉश हो सकता है। हाँ, कि आपने पहले पायलट्स को रिक्रूट नहीं किया ताकि ये इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसको संभालने के लिए आप कहने के चलिए आप फ्लाइटें ही कम चलाइए। तो कई तरह का उसमें डेवलपमेंट तो हो रहा है स्टोरी में। लेकिन वही सवाल है कि अगर ये मिनिस्ट्री सिंधिया के पास होती, क्योंकि ये सिंधिया ही थे, उन्हीं के कार्यकाल में ये नियम जो है लागू हुए थे जनवरी 2024 में, और तब कहा गया था कि अब हम इंटरनेशनल लेवल्स के मतलब हम एट पार आ गए हैं। तो अगर हम तब आ गए थे, इंटरनेशनल लेवल्स के हिसाब से हम काम कर रहे थे, तो फिर इसका मतलब है कि आज की तारीख में हम नहीं कर रहे हैं। अब उस सवाल के लिए तो कोई जगह ही नहीं रही। करीब 2 साल गुजर गए, और उसके 2 साल बाद भी अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स पायलट्स के कंफर्ट के पायलट्स के रेस्ट का हम नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं 2 साल बाद, तो वो सवाल तो खत्म हो ही गया ना। एक और खबर थी, हमने वायर में देखी। अब देखिए हम किस किस वेबसाइट का नाम ले रहे हैं, स्क्रोल का, वायर का, कार्बन कॉपी का, रिपोर्टर्स कलेक्टिव का, न्यूज़ लॉन्ड्री का। ये सब जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो जनता के सपोर्ट से चलती हैं, तो आपसे जब ये सपोर्ट मांगे, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डोनेट कीजिए। ऑल्ट न्यूज़ है, इन सबको मजबूत कीजिए। जिन बड़े बड़े अखबारों को आप फोकट का पैसा देते हैं, उनसे आपको ये सब जानकारी नहीं मिलती है।
वायर में खबर है कि 200 समाज सेवी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, पत्रकार, इन सब ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक जनहित में अपील जारी की है और कहा है कि चिताया है कि हर चीज़ का समाधान आप आधार में मत ढूंढिए। आधार मॉडल जो है वो बहुत ख़तरनाक है, इसके ख़तरों को समझिए। लेकिन हो ये रहा है कि हम सब एयरपोर्ट पे कोई आधार मांगता है, तुरंत लोग गर्व के साथ दिखाते हैं, लगता है हाँ अब कंफर्म हो गया कि हम ही हैं, राजेश कुमार या मोहन कुमार, आधार में लिखा हुआ है। और सिक्योरिटी गार्ड भी आधार चेक करता है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि इस तरह का डेटा, बायोमेट्रिक्स, जो आंखों की पुतलियों का डेटा है, इसका लेकर क्या किया जाएगा, इस पर कोई बहस नहीं, कोई समझना नहीं चाहता है। यही वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ख़तरनाक है। जो बुजुर्ग हैं वो, उनकी आंखों की पुतलियां या उंगलियों के निशान आप नहीं मैच कर सकते हैं। तो इस आधार का क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? राशन कार्ड से जोड़ दे रहे हैं, कभी चुनाव से जोड़ दे रहे हैं, कभी इससे जोड़ दे रहे हैं, अलग अलग डेटाबेस से आधार जुड़ता जा रहा है। तो बाद में आपके साथ क्या खतरनाक चीज़ें हो सकता है, वो सब चेतावनियां ये दे रहे हैं। अभी विश्व बैंक ने कहा कि हम आधार के मॉडल पे कुछ नाइजीरिया, कीनिया और युगांडा में पहचान पत्र का मॉडल लाएंगे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आधार नंदन नीलेकणी से मिलने चले आ गए थे। और देखिए तो इसी को लेकर इनके कान खड़े हुए। और दूसरी बात है, जैसे जब बिहार का SIR हुआ तब आधार को लेके जो पूरा सपना दिखाया गया था कि बहुत बड़ी पहचान दे दी गई, तो वो ध्वस्त हो गया है ना। वहां पर मना किया गया कि हमारी आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार जन्म का प्रमाण नहीं, तो पत्र नहीं है, यूपी से खबर आई। तो आधार किसी है, मतलब जब सरकार को सुविधा होती है तब आधार सब कुछ है। जब सरकार आपको कुछ करना चाहती है तो आधार कुछ भी नहीं। तो ये जो आधार का निराधार काम है, इस पे कोई बहस नहीं, कोई समझ बनाना नहीं चाहता। लोग अपने अपने ड्राइंग रूम को सजाने में ही मस्त हैं, उसी से बहुत खुश हैं कि उनकी ड्राइंग रूम, उनका फ्लैट भीतर से अच्छा दिख रहा है। इसका मतलब देश भी वैसा ही होगा। इसका मतलब है देश वैसा नहीं होगा। जो सूचनाएं आपसे छिपाई जा रही हैं, इन बातों को मतलब आपको समझना पड़ेगा कि आधार से क्या आपको नुकसान हो रहा है। आप जाइए पढ़िए कि उन 200 लोगों ने जनता के नाम जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में क्या क्या खतरे बताए हैं, खुद भी चेक कर लीजिए। आंख मूंद के हर चीज पे भरोसा कर रहे हैं बिना जाने पहचाने। जब बन गया, उसके आने वाले नुकसानों को भी समझिए कि इस तरह के डेटा का हो क्या रहा है। तो मूल बात यह है कि कई बार ऐसा लगता है कि खबरें आती हैं, लापता हो जाती हैं, लोग शायद संवेदनशील नहीं हैं, लोग शायद हैं भी, लोगों को शायद मतलब भी नहीं है, शाम को सज धज के किसी बैंक्वेट हॉल में चले जाना है, वही बेकार सा खाना, दाल मखनी खाते रहना है। दाल मखनी से बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि शादियों में दाल मखनी का आइटम अच्छा है। मैं तो कम जाता हूँ और मैं जाना भी नहीं चाहता शादियों में, मना करता हूँ, बहुत समय जाता है। तो इससे लगता है कि ये, मतलब शादी बैंक्वेट हॉल का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि उसमें लोग बड़े सजे संवरे आते हैं और ऐसा लगता है कि सारे लोग अचीवर हैं। उनके नए नए कपड़े हैं, सब कुछ है, महंगे महंगे कपड़े हैं और सब ने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त की है। तो कई बार लगता है कि क्या ये जो सफल लोग हम जिन्हें देख रहे हैं शादियों में जाके, ये जागरूक भी हैं? इन्हें मालूम है आधार के क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इन्हें मालूम है कि जंगलों की कटाई हुई है, उसका क्या असर हो रहा है, इन्हें मालूम। अरावली को लेकर खबरें आई कि इस तरह से उसके पैरामीटर्स बदल दिए गए कि 90% अरावली मिटा दी जाएगी। करोड़ों वर्ष पुरानी अरावली की श्रृंखला है, वो मिटा दी जाएगी तो दिल्ली में धूल का अंबार जमा हो जाएगा। धूल की आंधी को रोकने का काम करती थी अरावली, लेकिन आप जहाँ रहते हैं उसी की आबो हवा से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा मचलता है, लगता है कि क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब ये फिर ये सवाल उठता है ना कि क्या मतलब अब लोगों ने ये सोच लिया है कि जो भी हाल है उसी हाल में जीना है, कि क्या हम अपनी कंडीशन को नहीं बदलना चाहते हैं, और अगर बदलना चाहते हैं तो फिर बदलाव का क्या मतलब है। अब क्या लोगों ने ये जानने की कोशिश की है, क्या वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनके बच्चे किन स्कूल्स में जा रहे हैं, किन हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर से हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स में अक्सर ज़रूरी दवाएं अब नहीं मिल रही हैं। तो क्या अगर हमारे हॉस्पिटल्स में दवाएं नहीं हैं, हमारे स्कूल्स में अच्छे टीचर नहीं हैं, हमारे
हमारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम अपनी पहचान प्रूव करने के लिए भी भाग रहे हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि आधार की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर इस हालात में हम रह रहे हैं तो क्या इन बातों से लोग चिंतित नहीं हो रहे हैं? मतलब मुझे बहुत परेशानी हो रही हम है जब कि अखबार किस पढ़ तरह रहे की हैं, जागरूकता है, देखिए, किस तरह लोग- की नागरिकता कुछ है। लोग होते हैं जो पूरा सुबह उठ के पूरा अखबार ऊपर से लेकर नीचे तक तो पढ़ उन जाते हैं। अखबारों में तो कुछ है नहीं, वही तो हम बता रहे हैं कि जो खबरें हैं, जिन खबरों से जिन खबरों पे लोगों की नज़र जानी चाहिए, वो खबरें तो न्यूज़ लॉन्ड्री में हैं, स्क्रॉल में है, वायर में है, ऑल्ट न्यूज़ पर हैं, कार्बन कॉपी में है। कितने लोगों को पता है कार्बन कॉपी वेबसाइट है? बच्चों से कहेंगे कि तुम ये अखबार पढ़ना बंद करो, कार्बन कॉपी पढ़ो, उससे तुम ज़्यादा जानोगे क्लाइमेट के बारे में। कितने लोग, बहुत सारे पेरेंट्स को जो बैंक्वेट हॉल में जो आते हैं ना कपड़े पहन के, इन्हें कुछ पता नहीं इनका है। टेस्ट वहीं ले लेना चाहिए ये शादी के ये हॉल अब में। इनकी हालत ये हो गई है कि गूगल मैप ना हो तो अपने ही शहर मोहल्ले के दूसरे छोर पे नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल। लेकिन पहुंचते हैं ऐसे और बात ऐसे करेंगे देश के बारे में जैसे सब जानते हो, और एक धारणा परसेप्शन में बहे जा रहे हैं। तो परेशानी हो रही है कि भाई आप इतना तो सोचिए कि जिन कॉलेजों के नाम पर आप अपने बच्चों को आज भेज रहे हैं, उन कॉलेजों को किसी टीचर ने बहुत मेहनत से बनाया है, ज़िंदगी दी है। अब उन कॉलेजों में अगर अयोग्य प्रोफेसर जाएंगे तो उस कॉलेज का पुराना नाम तो शायद रह जाएगा कुछ वर्षों तक, पर कॉलेज तो वैसा नहीं रहेगा, और इसका पटना नुकसान यूनिवर्सिटी किसका होगा? देखिए, हाँ। छात्रों को होगा। तो क्यों नहीं बहस हो रही है कि पटना यूनिवर्सिटी क्यों कबाड़ है? इतनी अच्छी इमारत है उसकी, लेकिन वो कबाड़ में क्यों है? इसकी चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं लोग अब बाहर जाना बंद कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी को भी काउंट करते हैं कि और यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये भी एक यूनिवर्सिटी बन सकती है। ज़िले के ज़िले यूनिवर्सिटी की हालत बहुत ख़राब है। तो हम सोच रहे थे कि ये सब हम अपने काम करने के दौरान खूब बहस करते रहते हैं, तो लगा कि इस बहस को ऑन रिकॉर्ड लाया जाए और आपके साथ भी हम साझा करें। जैसे हम बहुत परेशान थे वंदे मातरम की बहस को लेकर, उस पर हमारा एक अलग वीडियो है, 3 वीडियोस हैं। 3 वीडियो हैं, हाँ, और एक चौथी बातचीत भी हाँ, हमने एक बातचीत भी की है उसमें। हाँ। देखिए, मुझे लगता है परेशान होना ज़रूरी है। कभी कभी आदमी जब परेशान होता है तो हम Thank you. हताशा से गुजरते Thank हैं you. और हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, क्या करें, हम ये क्यों करें, लेकिन परेशान होते रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम परेशान नहीं होंगे तो हम ये काम ही नहीं कर रहे हम ये होते। काम नहीं कर हम रोज सकेंगे। वीडियो नहीं हाँ, बना रहे होते। और हम जो कह रहे हैं कि सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं, सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं, तो हम परेशान हो रहे हैं, तो हम सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए परेशान होते रहना जरूरी है, देखते रहना सोचिए, ऑन जरूरी इंडिया है। का मैं लेख पढ़ रहा था कि एक साल में विदेशी निवेशकों ने 75,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। यहाँ के लोग जो बैंक्वेट हॉल में जा रहे हैं सज धज के, वो इंडिया की स्टोरी, इंडिया ये कर लिया है, इंडिया वो कर दिया है, लेकिन जो असली निवेशक है, जो स्मार्ट मनी जिसे ऑन इंडिया कहते हैं, वो समझ गया है कि इंडिया की कहानी कुछ और है, जो बताई जा रही है शायद वो नहीं है, तो वो अपना पैसा साल भर से 75,000 करोड़ रुपया निकाल रहा है। तो ये सब आप देखिए, समझिए, बहस कीजिए, खबरें कहाँ गायब हो रही हैं, आ रही हैं तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? क्या आप सचमुच ऐसी सरकार चाहते हैं जो किसी भी सवाल पर जवाब ना दे? इससे क्या आपकी धर्म की रक्षा हो जा रही है? इससे क्या आपका गौरव बहुत बढ़ जा रहा है इस तरह की सरकार से, जो किसी भी सवाल से अपने आप को ऊपर समझती है, सिर्फ इसलिए कि उसके हिस्से में चुनाव जीतने का एक रिकॉर्ड है? और उसके सामने आप खुद भी देख रहे हैं, बीजेपी के समर्थक भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि गोदी मीडिया उनकी सरकार से सवाल नहीं कर सकता है। उन्हें भी मालूम है, वो भी गोदी मीडिया जब देखते हैं तब वो भी कंफ्यूज होते होंगे कि जिस काम के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, उनका काम ये पत्रकार क्यों कर रहे हैं? और कुछ दिनों के बाद ये नौबत आएगी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी कहा जाएगा कि जब हमारे टेलीविजन के पत्रकार बीजेपी का काम कर रहे हैं तो आप बीजेपी में क्या कर रहे हैं? आप जाइए, उनके सामने भी ये संकट आने वाला है। आप देखिएगा, एक दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं रहने वाली, वो भटकते फिरेंगे कि अब कहाँ जाएं, कौन सा देश बनाएं। जिस देश का सपना लेकर निकले थे वहां पे तो कुछ लोगों का कब्जा है, और वो भाई उन्हें, जो सड़क खराब है, जो कॉलेज खराब है, तो बीजेपी के समर्थक का बच्चा भी तो प्रभावित हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर आपके शहर की यूनिवर्सिटी में आरएसएस के नाम पे अयोग्य लोग भरे जाएंगे, जिसकी बात राहुल गांधी कह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बीजेपी वालों को पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है? जो भी प्रोफेसर अगर बन रहा है वो योग्य है तो बनेगा। क्या वो यही चाहते थे, चिट्ठी सिफारिश पे कोई प्रोफेसर बन जाए,
कोई भी वाइस चांसलर बन जाए और उसके काम की कोई समीक्षा ना हो। लोग 10-10 साल से वाइस चांसलर बने हुए हैं, रिजल्ट क्या है, क्यों बने हुए हैं? कभी यहां से ट्रांसफर हो रहा है, करप्शन केस में फंसते हैं, करप्शन इधर केस से में उधर चले जाते हैं, कहीं तो ये खबरें छोटी मोटी छपती हैं, गायब हो जाती छपती हैं। हैं, और हमें खोज खोज के कभी कभी स्टोरी बनानी पड़ती है, तब मिलती हैं, लेकिन ये लोगों के दिमाग में एज अ लार्ज स्टोरी तो नहीं स्थापित हो पा रही हैं ये इश्यूज। तो इसलिए हमने सोचा कि आपसे बातचीत की जाए, और चूँकि वृंदा भी काफ़ी उबलती रहती हैं भीतर भीतर कि इतना सारा कुछ हो रहा है, इनकी शुरुआत नई है, मैंने थोड़ी पहले से शुरुआत की थी, तो अब मैं उस तरह से हूँ कि शायद कुछ ना होगा। हालांकि मैं इस मिजाज का हूँ नहीं, अगर आप ऐसे होते तो फिर ये काम हम नहीं करते रोज, हम रोज ही काम करते हैं, पर इस सवाल से हम जरूर टकराते हैं कि क्या हो रहा है। आखिर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने आप को क्या सवालों से ऊपर समझने लगे हैं? क्या देवता हैं? अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो ये उनका पहला काम है कि आकर जवाब दें, सबूतों को सामने रखें, जिससे 4 लोग उसकी जांच कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप कुछ और कर रहे हैं। तो ये बात लोगों को परेशान करनी चाहिए। सिर्फ वीडियो हम बना रहे हैं, लेकिन हर वीडियो बनाने के बाद हम इस सवाल से जाकर टकराते हैं कि हुआ क्या, हो क्यों नहीं रहा है। ये लोग क्या अपने आप को हर चीज से, वक्त से भी ऊपर समझने लगे हैं? क्यों नहीं अभी तक अगस्त के महीने से वोट चोरी का मसला उठ रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने ढंग से जवाब देने की कोशिश नहीं की? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, 5-6 सवाल एक साथ लिए जाते हैं और उसमें से 2 सवालों का जवाब दिया जाता है और 3 गायब हो जाते हैं, नहीं दिया जाता है। तो आप सवाल पूछते हुए देखते हैं मगर जवाब आते हुए नहीं देखते। और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ज्ञानेश कुमार की एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें शानदार सवाल पूछे गए थे, लेकिन कितने सारे सवालों के जवाब ही नहीं दिए गए। तो आप एक परफॉर्मेंस कर देते हैं, अब हम सारे सवालों को ले रहे हैं, एक साथ 5 सवालों को ले रहे हैं और फिर जवाब एक का दे रहे हैं। तो ये सब बातें बार बार बताने समझाने की जरूरत है। रवीश कुमार नई सड़क जरूर देखते रहिएगा। रवीश कुमार ऑफिशियल से अलग है और इसमें हम तरह तरह के प्रयोग करते हैं, करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को ऐसे लोगों तक ले जाइए जिनके जीवन में सूचनाओं के सोर्स बहुत सीमित हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो देख सकते हैं, अपने काम में, अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। उनको भी बताइए कि देखना चाहिए ताकि उन्हें अलग नज़रिया देखने का, जानने का मिले। तो ख़त्म करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं वृंदा, मैं रवीश। आप रवीश। हाँ, मैं रवीश। थैंक यू।